हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और हमने उदाहरण संख्या 6 और 7 पिछली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 की। तो याद तो होगा ही, आप चतुर्भुज चैप्टर देख रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे आज प्रश्नावली 8.2 की। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। इसके साथ ही दोस्त, छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेस बिल्कुल अवेलेबल हैं। कौन से मीडियम के लिए? हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं क्लासेज केजी टू 12th सारी क्लासेज। और ये सभी की सभी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब इनको देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकें और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर ला सकें। बेहतरीन स्कोर लाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास क्या बात होने वाली है प्रश्नावली 8.2 के अंदर। ये रहा प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल सा चतुर्भुज है, इसका कोई नाम नहीं है, ना तो ये वर्ग है ना तो आयत है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चतुर्भुज है एबीसीडी। आगे दिया है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। मतलब कि ये पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का, और आर डी सी सी डी का, और एस ए डी का ये मध्य बिंदु हैं। ये बात समझ में आ गई कि ये चार के चारों क्या हैं? मध्य बिंदु हैं चारों भुजाओं के। आगे AC उसका एक विकर्ण है, ये जो डॉट 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 करके बनाया गया है ये AC है, ये एक विकर्ण है। तो आपको ये 3 बातें सिद्ध करनी है। बड़ा ही आसान, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। तो जरूरत क्या है कि पहले ही क्वेश्चन में दमदार तरीके से आप कॉन्सेप्ट को सीख लें। सबसे पहली बात, पहला वाला सिद्ध करते हैं। SR पैरेलल टू AC बता रहा है कि भाई ये सिद्ध कर दो, तुम ये सिद्ध कर दो कि ये जो SR है ये पैरेलल है किसके? AC के, ठीक है। और ये SR जो है ना ये AC का आधा है। इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या कि मध्य बिंदु प्रमेय में कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य बिंदु प्रमेय लगने वाली है। इन दोनों से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? इन दोनों को अगर ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें ये दोनों आ जाए, तो बड़ी वाली भुजा, बड़ी वाली रेखा ले लो और यहाँ से एक त्रिभुज बनाओ जो इसको भी घेर ले, छोटी वाली को भी घेर ले। तो ये देखो, ये जो त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा? ACD पे एक बार गौर करना। ACD ये पूरा का पूरा त्रिभुज देख लो, और कुछ नहीं देखना है आपको, नीचे का कुछ नहीं देखना है, ये वाला ऊपर के पार्ट्स को देखेंगे ध्यान से, जो भी मैंने रेड कलर से बना दिया। इसमें क्या मैं 2 बातें लिख सकता हूं क्या? इसमें 2 बातें कि S जो है वो AD का मध्य बिंदु है। भाई S जो है वो AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है। और कौन? और जो R है वो किसका मध्य बिंदु है? मध्य बिंदु है। और जो R है, ये जो R है, S तो भाई AD का मध्य बिंदु था, ये जो R है ये किसका मध्य बिंदु है? तो ये CD का मध्य बिंदु है। तो बात करेंगे RCD का मध्य बिंदु हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं? ये बातें कहां पर हो रही हैं? ये बातें हो रही हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD में आपने देखा कि S जो है AD का मध्य बिंदु है, R जो है वो CD का मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACD में मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, अब भाई दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दिया, दोनों के दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दिया, तो मध्य बिंदु प्रमेय यही कहती है कि जब 2 मध्य बिंदुओं को मिला दिया तो जो रेखाखंड है वो तीसरी रेखा के क्या होगा? समांतर हो जाएगा। तो यहां बात करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रमेय के अनुसार ये जो रेखा है जो दोनों मध्य बिंदुओं को मिला रही है SR, ये तीसरी रेखाखंड, तीसरी कौन सी? अरे इसकी बात तो कर चुके हैं, इसकी भी बात कर चुके हैं। तीसरी रेखाखंड यही बची, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा, AC के समांतर हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे SR पैरेलल टू AC। और मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि समांतर तो भाई होगा ही होगा। ये SR इस रेखाखंड तीसरी भुजा के आधी होती है। मतलब ये जो रेखाखंड है ये तीसरी भुजा का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, 1/2 AC। तो मध्य बिंदु प्रमेय यही कहती है। क्लियर है बातें? मध्य बिंदु प्रमेय याद होना चाहिए। एक बार याद करा दूं, यहां देखो जल्दी से, जिसको नहीं याद है। एक त्रिभुज ABC है,
एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है। यहां पर अगर हम किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं और इसका नाम रख दिया मैंने डीई, है ना, तो जो डीई है वो समांतर किसके हो जाता है, बीसी के। डी पैरेलल टू बीसी एंड डीई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, ये कहता है अपना मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये बातें, ये दोनों की दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बातें कि सर ये जो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर भी है और तीसरी भुजा की आधी भी हो जाएगी। तो ये कहता है मध्य बिंदु प्रमेय। इस प्रकार से अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। एक बार फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और बात कर लेते हैं दोस्त सेकंड पार्ट की। ये तो क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है तो इसको क्लियर कर दिया। एक बार सेकंड पार्ट ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहां पर सेकंड में प्रूव करना है पी क्यू बराबर एस आर है। देखो ये वाला पार्ट आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है तो इसको याद रखना है, इसका यूज करेंगे इसमें। क्लियर है। अब देखो क्या एडिशनल चीजें, पहले तो हमने प्रूव कर लिया है, जो मैं लिख देता हूं यहां पर, हमने प्रूव कर लिया फर्स्ट पार्ट में कि एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, और आपने प्रूव किया था कि ये एस आर जो है वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ ए सी के। ये काम आपने पहले पार्ट में कर लिया है जो मैंने लिखा है। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट में क्या होगा। जो खेल हमने पहले पार्ट में किया था वही खेल हमें नीचे खेलना है। अभी ऊपर खेले थे इस वाले त्रिभुज में एडीसी में, तो अब नीचे एबीसी में। तो ध्यान देना एबीसी पर क्या, क्यों इसी त्रिभुज को ले रहा हूं मैं। यहां पर आपको पता है पी मध्य बिंदु है एबी का, क्यू मध्य बिंदु है बीसी का, ये बात आपको पता है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। किस त्रिभुज में, ए बी सी में। तो ध्यान देना है जब भी मध्य बिंदु का खेल होगा इस चैप्टर में, चतुर्भुज में, तो सबसे पहले आपको यही खेल खेलना है। मध्य बिंदु प्रमेय लगा दो या तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा दो। तो यहां हमने देखा त्रिभुज एबीसी में पी एबी का मध्य बिंदु है, क्यू बीसी का मध्य बिंदु है, मतलब इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो पी क्यू है वो एसी के समांतर होगा और एसी के आधा भी होगा। तो ये बात लिखेंगे, पी एबी का मध्य बिंदु है, एबी का मध्य बिंदु है, और नीचे क्या आ जाएगा, क्यू किसका है, बीसी का मध्य बिंदु है। नीचे लिखेंगे क्यू बीसी का मध्य बिंदु है। क्लियर है इतनी बात, दोनों बातें। तो रेखाखंड पी क्यू लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, एबीसी में मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो हमने यहां पर किया था फर्स्ट पार्ट में। मतलब ये इसके समांतर हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। अब ध्यान देना, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको एस आर पैरेलल टू ए सी को, इसको हम समीकरण 2, इसको 3 और इसको 4 बना लेते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना जरा 2 और 4 को देखना भाई। 2 में भी ये एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी के, 2 में भी जो एस आर है अपना वो बराबर किसके है, हाफ ऑफ ए सी के। यहां ध्यान दो, यहां देखो ये हाफ ऑफ ए सी के बराबर है एस आर, और यहां पर देखो पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी के, मतलब दोनों का दायां पक्ष आपस में बराबर है। तो समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से जब भाई दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि जब हाफ ऑफ ए सी के बराबर है तो एस आर जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस आर बराबर हो जाएगा पी क्यू के। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाला पार्ट बड़ा ही आसान है, देख रहे हो, पहले पार्ट का यूज हमने दूसरे में किया, अब इन दोनों का यूज इसमें होगा थर्ड पार्ट में। कैसे, आपको सिद्ध करना है पी क्यू आर एस जो है, ये जो पी क्यू आर एस आपको दिख रहा है, पी क्यू आर एस, ये एक समांतर चतुर्भुज बना रहा है। ध्यान देना जरा, यहां पर समीकरण संख्या 1 में क्या बात हुई थी, एस आर जो है एसी के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। भाई SR भी AC के पैरेलल है, ये वाला SR भी इसी के पैरेलल है, ये PQ भी इसी के पैरेलल, मतलब समांतर है। तो जब ये दोनों भुजाएं इसी भुजा के समांतर हैं तो ये और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से,
समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 3 से? समीकरण 1 तथा 3 से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखना यहां भी AC के समांतर है, ये भी AC के समांतर है, तो ये SR और ये PQ भी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं SR जो है वो समांतर हो जाएगा किसके? SR जो है वो समांतर किसके हो जाएगा? PQ के। PQ के। और आपने यहां पर क्या सिद्ध किया है कि SR जो है वो बराबर है PQ के, SR जो है वो बराबर है PQ के। तो जब आप किसी भी चतुर्भुज में ये सिद्ध कर देंगे कि आमने सामने वाली भुजा SR और PQ, SR ये वाला ध्यान देंगे, आमने सामने वाली भुजा आपने ये दोनों को समांतर भी सिद्ध कर दिया कि SR जो है वो समांतर है PQ के। आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो किसी भी आमने सामने की भुजा को समांतर भी सिद्ध कर दिया, बराबर भी सिद्ध कर दिया, तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ये एक PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए PQRS एक पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये बहुत ही बेहतरीन दमदार क्वेश्चन था, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर ये आपको समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, लगभग 5 क्वेश्चन होंगे, आई होप, जहां तक मुझे याद है, तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बात हो रही है यहाँ पे कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। इसका नाम क्या है? ABCD। ये एक समचतुर्भुज है ना? ABCD इसका नाम है, ABCD। ये एक समचतुर्भुज है। आगे PQRS AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं। तो AB का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु है Q, CD का मध्य बिंदु है R और AD का मध्य बिंदु है S। तो इसका नाम लिख देते हैं PQRS। क्या नाम लिख देंगे? PQRS। याद रखना ये ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब कि एक रोम्बस है। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो ABCD अभी आपको दिख रहा है ये क्या है? एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के जब मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो आयत बनता है, जो आपको सिद्ध करना है इस वाले क्वेश्चन में। इसको एक PQRS को एक आयत सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आयत सिद्ध करना है। ये याद भी रखना है कि जब हम समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो आयत बनता है, और जब हम आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तब समचतुर्भुज बनता है। बहुविकल्पी में पूछा जाता है ये। क्लियर है बातें? तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है। चलो PQRS को एक आयत सिद्ध कर देते हैं बहुत ही दमदार तरीके से। पहला नियम क्या सर? आपने पहले क्वेश्चन में जो समझाया था वही, कि सबसे पहले आपको PQRS को क्या सिद्ध करना पड़ेगा? समांतर चतुर्भुज। इसीलिए बोला था मैं पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। PQRS को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? बहुत तरीका सिद्ध करने का, आ जाओ दूसरे तरीके से करेंगे इसको। पहले हम इनके विकर्णों को मिला लेते हैं, इनके विकर्णों को मिला लेते हैं। पहले AC को मिला दिया, पहले एक को मिलाते हैं, समझते हैं। AC को मिला दिया, एक त्रिभुज ऊपर दिख रहा होगा ABC, एक त्रिभुज नीचे दिख रहा होगा ACD, दोनों दिख रहा है आपको। बात करते हैं त्रिभुज ABC की। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ABC की। ABC में आप देख पा रहे होंगे, ABC ये ऊपर वाला ABC दिख रहा है ना? इसमें आप देख पा रहे हैं कि P जो है AB का मध्य बिंदु तथा Q BC का मध्य बिंदु है। P AB का मध्य बिंदु और Q BC का मध्य बिंदु। Q क्या है? ये BC का मध्य बिंदु है। ये बात तो क्लियर है, एकदम बढ़िया दिया है क्वेश्चन में। जब ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो किसके समांतर हो जाएगा? तीसरी भुजा AC के समांतर हो जाएगा। मतलब मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं कि PQ जो है वो समांतर हो जाएगा किसके? AC के। तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ये जो PQ है वो समांतर हो जाएगा किसके? AC के। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत नहीं। और इसी प्रकार से SR भी किसके समांतर हो जाएगा? AC के। मतलब जब हम त्रिभुज नीचे वाला लेंगे
तो यहां पर जो एसआर है तो लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में यहां पर कौन कौन मध्य बिंदु है, एस किसका मध्य बिंदु है, एस को देखो, एस एडी का और आर सीडी का मध्य बिंदु है, एस एडी का तथा आर सीडी का मध्य बिंदु है, सीडी का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु है। तो भाई जब ये दोनों मध्य बिंदु हैं, मतलब इसका ये मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु, तो ये मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा एसी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे एसआर समांतर हो जाएगा एसी के। यहां दूसरी बात भी लिख लेंगे, एसआर समांतर हो जाएगा किसके, एसी के, और एसआर जो है वो आधा भी हो जाएगा किसके, एसी के। ऊपर भी आधी वाली बात लिख दो कि PQ जो है वो आधा हो जाएगा किसके, AC के। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ये दोनों बातें लिख दिया। इन दोनों बातों से एक बात आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या, एक बात आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो PQ है वो समांतर है SR के। भाई PQ AC के भी समांतर है, SR AC के समांतर है, मतलब ये तीनों आपस में समांतर है, तो हम बोल सकते हैं कि PQ समांतर हो जाएगा SR के, है ना। देखो ना, PQ भी AC के समांतर है, SR भी AC के समांतर है, तो PQ SR के भी समांतर हो जाएगा। इसको समीकरण एक, समीकरण रहने दो, डायरेक्ट लिखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं समीकरण में। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि PQ जो है वो समांतर है किसके, SR के। कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम बढ़िया से क्लियर है कि PQ जो है ये वाली भुजा, ये इस भुजा के क्या है, समांतर है, एकदम बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक और विकर्ण बनाते हैं, एक और विकर्ण बनाते हैं। हम चाहे तो यहीं से हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, PQRS को, कि PQ सर SR के समांतर है। यहां से ये भी प्रूव हो जाएगा कि PQ SR के बराबर भी है, हो चुका समांतर चतुर्भुज। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं और लिखूंगा और एक नया तरीका बताऊंगा आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का, यहीं से हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और इसका दूसरा विकर्ण भी मिला देंगे, दूसरा विकर्ण मिला देंगे, ये वाला BD को भी मिला देंगे। क्लियर है, BD को मिला दिया, या एक काम करो यहीं से कर ही लो, इतना लंबा क्यों जाना है ना। यहां देखो, हमने यहां देखा कि PQ समांतर है SR के। अब इन दोनों को जरा देखना, इसको और इसको, इसको और इसको, ये भी आधे AC के बराबर है, SR भी आधे AC के बराबर है। जब ये दोनों आधे AC के बराबर होंगे, जब ये दोनों आधे AC के बराबर होंगे तो ये आपस में भी बराबर होंगे। मतलब कहने का है PQ बराबर हो जाएगा किसके, SR के। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से लिखेंगे PQ बराबर है SR के, PQ बराबर है SR के। तो जब दोनों भुजाएं बराबर हैं, PQ बराबर है SR के, और बराबर लिखना था ना, पैरेलल लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बराबर लिखेंगे SR के। आपने क्या सिद्ध कर दिया यहां पे कि PQ पैरेलल भी है, PQ बराबर भी है SR के, ये दोनों आपस में समांतर भी हैं, ये दोनों बराबर भी हैं। मतलब कि PQRS क्या लिख सकते हैं अब कि PQRS सर बन चुका है एक समांतर चतुर्भुज। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल जैसा पहले पार्ट में किया था वैसा ही आपको बता दिया, समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, एकदम बढ़िया है। अब देखो, आपने PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है। जब PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है ना, ये वाला PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो चुका है। तो अगर समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक कोण 90 अंश आपने सिद्ध कर दिया, मतलब ये जो PQRS आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको रेड पेन से बना देता हूं, ये जो आपको PQRS दिख रहा है, ये वाला PQRS, ये वाला दिख रहा है ना, इसका, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हो चुका है, इसका कोई भी एक कोण अगर आपने 90 अंश के बराबर कर दिया, कोई भी एक कोण, तो ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयत में। ये मैंने प्रश्नावली 8.1 में भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूं, है ना। तो मतलब अपना फोकस रहेगा कि ये PQRS का कोई भी एक कोण 90 अंश के बराबर कर दो बस। अच्छा, ये क्योंकि ABCD एक क्या है, ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये जो दोनों आपको विकर्ण दिखाई दे रहे हैं, समचतुर्भुज के ये जो दोनों विकर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों दिखाई दे दिए एक ही कलर से, ये वाला BC और ये वाला AC, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 90 अंश का। ये वाला कोण कितने का, 90 अंश का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला भी 90 अंश का है तो अपना काम बन जाएगा। अब ये वाला 90 अंश का कैसे आप सिद्ध कर पाएंगे, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए बिल्कुल बढ़िया से। ये आपने सिद्ध कर दिया कि देखो यहां से PQ पैरेलल टू AC, PQ पूरा का पूरा AC के पैरेलल था, PQ पैरेलल टू AC आपने पहले ही सिद्ध कर दिया है ना, यहां पर सिद्ध किया है ना भाई, PQ पैरेलल टू AC है, ये वाला PQ AC के पैरेलल है। यहां पर एक पॉइंट M N और P तो हो चुका है, S T और इसको O बोल देते हैं। ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, इसको करने के 3 तरीके हैं, जो तीनों तरीकों में सबसे आसान तरीका है वो आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, यहां पर ये PQ AC के समांतर हो गया तो इसका ये छोटा सा पार्ट MQ जो है, इसका छोटा सा पार्ट जो MQ है वो किसके समांतर हो जाएगा, छोटे से पार्ट AC के छोटे से पार्ट OS के समांतर हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो छोटा सा पार्ट MQ है इसको मैंने छोटे से पार्ट OS के समांतर कर दिया, और इसी प्रकार से ये इसके समांतर होगा, ये वाला इसके समांतर, क्योंकि यहाँ पर ये वाले त्रिभुज में देखेंगे ये दोनों मध्य बिंदु हैं, और तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये पूरा पूरे के समांतर है। RQ जो QR जो पूरा है, जो पूरा QR है, पूरा का पूरा ये QR, ये पूरा का पूरा BD के समांतर है, तो QR का छोटा सा भाग लेंगे, QR का छोटा सा भाग लेंगे QS, ये वाला QS छोटा सा भाग QR का क्या हो गया QS, तो ये छोटा सा भाग QS जो है इस पूरे QR का वैसे BD के छोटे से भाग MO के समांतर हो जाएगा, BD के छोटे से भाग MO के समांतर हो जाएगा। इन दोनों को देख के आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई ये छोटा वाला इस छोटे वाले के समांतर, ये छोटा वाला ये छोटे वाले के समांतर, तो ये OSQM एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो हम लिख सकते हैं OSQM। यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन दोनों से कि OSQM एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक आपने इस छोटे वाले को, इसको मैं लाल कलर से कर देता हूं, एकदम रेड कलर से जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा पार्ट, ये एक समांतर चतुर्भुज हो चुका है। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो भाई ये वाला 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल MQS जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल MOS के। ये कोने वाले कोणों को आपस में बराबर कर दिया, एंगल MOS के क्यों हो जाएगा, यहाँ पर कि जो समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम लिख दिया मैंने, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण या विपरीत कोण भी बोल सकते हो, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 90 अंश था तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश। मतलब MQS का भी मान कितना आ गया, 90 अंश, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी हमने देखा है कि 90 अंश है। 90 अंश क्यों है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहीं भी लिख भी लेना कि एंगल MOS बराबर 90 अंश। क्यों होगा 90 अंश, यहां पर लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण, हर बात लिखनी भी तो पड़ती है, समचतुर्भुज के विकर्ण, अभी एक बार दोबारा भी समझा दूंगा, एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। तो ये 90 अंश उठा के यहां पर रख दिया, आपने ये सिद्ध कर दिया, फाइनली आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला कोण 90 अंश का है। तो भाई ये एक समांतर चतुर्भुज पहले से था, कौन, PQRS, ये क्या था, एक समांतर चतुर्भुज था। आपने इसका एक कोण 90 अंश के बराबर कर दिया, तो आप लिखेंगे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सिद्ध कर दिया था ना कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसका कोण Q, जिसका कोण Q बराबर 90 अंश है। अतः PQRS एक आयत होगा, एक आयत है।
चलो अब इसको एक बार जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या काम किया है इसमें। यहां पर ABCD आपको एक समचतुर्भुज दिया था और आपको एक बात याद होनी चाहिए यहीं से कि भाई ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसके जो विकर्ण हैं, ये वाला विकर्ण BC, ये वाला विकर्ण BC और ये वाला विकर्ण AC, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। ये बात क्लियर है? जो बात मैंने यहां पर लिखी है ये बात क्लियर है कि इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, ये बात लिख दिया। इसके बाद की बात क्या थी कि भाई इसको PQRS को एक आयत सिद्ध करना था आपको। अब आयत सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना था कि PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, जैसा कि हमने पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन में किया है। अब ये वाला इस वाले त्रिभुज में एक बार मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे और एक बार नीचे वाले त्रिभुज में मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे, तो आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके बराबर भी है, तो ये समांतर भी हैं बराबर भी हैं, अतः PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। यहां तक कर लोगे, दो बातें आपको पता चल गई कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और ये वाला कोण 90 अंश का है। अब हमारा टारगेट है कि इसको भी 90 अंश का सिद्ध करना है। अब इसको 90 अंश का सिद्ध करने के लिए मैंने इस छोटे वाले को भी क्या कर दिया? एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, और मुझे पता था कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 90 अंश होंगे, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा क्योंकि ये वाला 90 है। अब इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये पूरा पूरे के समांतर था, तो ये छोटा छोटे के समांतर, ये पूरा BD ये पूरे QR के समांतर है, तो ये छोटा सा छोटे के समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बातें? तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का, तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि PQRS जो कि एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध किया था, उसका एक कोण Q 90 अंश का है, मतलब कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आयत में। तो ये कॉन्सेप्ट था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या बात हो रही है। 3 में उसी का जस्ट उल्टा हो गया। अभी क्या था? अभी आपको समचतुर्भुज दिया था, आयत सिद्ध करना था। अभी आयत दिया है और क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज। आइए समझते हैं इसको कैसे खेलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक आयत बना देता हूं मैं, जिसका नाम लिख देता हूं क्या? ABCD। ये एक आयत है, ये एक आयत है जिसका नाम है ABCD। क्लियर है? एक एक बात समझते चलना है और डायग्राम बनाने भी आना चाहिए आपको, ठीक है। ABCD एक आयत हो गया जिसकी मध्य बिंदुएं दी हुई हैं PQRS, किसका किसका? AB BC CD और DA का। तो ये मध्य बिंदु बना देंगे, AB का मध्य बिंदु, ये BC का मध्य बिंदु, ये CD का मध्य बिंदु और ये DA का मध्य बिंदु, और इनका नाम लिख देंगे P Q R और S। क्लियर है बातें? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि इन मध्य बिंदुओं को जब मिलाओगे तो अंदर जो फिगर बन रहा है वह एक क्या है? समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। पहला स्टेप वही है भाई, जो मैंने सिखाया था आपको अभी, वही है, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम। ठीक है, तो समझेंगे इसको। हम क्या करेंगे? कोई भी एक विकर्ण मिला देंगे इसका, और पहला स्टेप क्या है कि PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दो। तो हम कोई भी एक विकर्ण इसका मिला देते हैं, जैसे मैंने AC को मिला दिया, AC को मिला दिया। एक बार AC के ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, एक बार AC के नीचे वाला त्रिभुज ले लो। जब AC के ऊपर वाला त्रिभुज लेते हो तो बात कर रहे हैं हम त्रिभुज ADC की, जो ऊपर वाला त्रिभुज है ADC। तो त्रिभुज ADC में आप देख पा रहे होंगे कि R जो है, ये बिंदु R जो है वो CD का मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच वाला बिंदु है, और जो ये वाला बिंदु S है वो AD का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे S AD का मध्य बिंदु, S जो है वो AD का मध्य बिंदु, तथा दूसरा कौन है? R CD का मध्य बिंदु है, R CD का मध्य बिंदु है। आपने ये दिखा दिया कि मध्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या बोल सकते हो? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार आप बोल सकते हैं कि ये जो दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो SR है, वो तीसरी रेखा, इसी त्रिभुज की बात कर रहे थे, तो इसी त्रिभुज की तीसरी रेखा AC के क्या होगा? समांतर हो जाएगा। मतलब SR जो है
वो समांतर हो जाएगा किसके, SR समांतर हो जाएगा AC के, और ये भी लिख सकते हैं कि ये SR जो है हाफ ऑफ AC। तो ये आपको प्रमेय में पढ़ाया गया है कि जब भी किसी त्रिभुज में ऐसा होता है कि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी भी होती है। ये बात क्लियर है। यही काम आप नीचे करेंगे, नीचे वाले त्रिभुज में। तो इसी प्रकार से लिख देता हूं अब मैं, क्योंकि समझ में तो आपको आ ही गया है, तो लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा, ये वाली रेखाखंड PQ जो है AC के समांतर हो जाएगी और आधी भी हो जाएगी। तो इसी प्रकार PQ जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, AC के, और साथ साथ में PQ जो है वो आधा हो जाएगा किसके, AC के। बात क्लियर है। आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये इसके समांतर है, इसका आधा है, और यहाँ नीचे PQ इसके समांतर है और इसका आधा है। तो यहाँ से इन दोनों बातों से एक बात मैं लिख सकता हूं कि ये PQ और SR आपस में समांतर होंगे, और जब ये दोनों हाफ ऑफ AC के बराबर हैं, इनका दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो इनका बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, मतलब SR बराबर हो जाएगा PQ के। तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो PQ है वो SR के समांतर भी है और SR के बराबर भी है। तो कहने का मतलब जब ऐसा होता है तो PQRS क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो हमने पहले क्वेश्चन में भी किया, दूसरे में भी किया, तीसरे में भी किया, ये काम सेम टू सेम। तो यहां तक तो कोई डाउट आ ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में हमने यही काम किया है। अब आगे की बात कि भाई समांतर चतुर्भुज तो बना दिया, लेकिन समांतर चतुर्भुज हमें नहीं सिद्ध करना था। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें इसको एक सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो याद रखना, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जब समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 अंश हो जाता तब तो वो आयत होता है, लेकिन जब समांतर चतुर्भुज की जो आप आमने सामने की एडजेसेंट साइड ठीक है, एडजेसेंट साइड का मतलब पहले समझा देता हूं। जैसे ये एक चतुर्भुज है ABCD, है ना, तो ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड हैं। आ रही है बात समझ में? तो जब इन भुजाओं को आप बराबर कर लेंगे, है ना, संलग्न भुजा बोल सकते हैं इनको, इनका अभी जो मेन नाम है हिंदी का वो मुझे याद नहीं आ रहा है, संलग्न भुजा, है ना, आमने सामने की भुजा। अभी क्वेश्चन कराते कराते याद आ जाएगा, तब इसका असली नाम बता दूंगा। बात समझेंगे कि इनके पास पास की भुजाएं, अगर किसी समांतर चतुर्भुज में पास पास की भुजाओं को आपने बराबर कर दिया, एडजेसेंट साइड्स को आपने बराबर कर दिया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक सम चतुर्भुज। दो बातें याद रखना, समांतर चतुर्भुज में अगर एक कोण 90 हो गया तो वो आयत हो जाएगा, है ना, और इनकी एडजेसेंट साइड्स को अगर आपने बराबर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इनकी एडजेसेंट साइड्स को हम बराबर कैसे करेंगे, है ना, एडजेसेंट साइड्स को हम बराबर कैसे कर रहे होंगे। ध्यान देना, यहाँ पे दो त्रिभुज पकड़ना है, या तो इन दोनों को पकड़ लो या तो ऊपर के दोनों को पकड़ लो। मैं नीचे के दोनों को पकड़ता हूं, ये विकर्ण मैं हटा देता हूं जिससे आपको बढ़िया से ज्यादा समझ में आए। कौन कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, एक बार ध्यान देना। एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम पहले सिद्ध करेंगे और बाई CPCT लिख देंगे कि भाई ये वाली जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर है, बात खत्म, हो गया समचतुर्भुज। आ रही बात समझ में? आसान है। तो ये समांतर तो हो ही चुका है, इनके दो पास पास की भुजाओं को आपको बराबर सिद्ध करना है। तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है, और बाई CPCT हम लिख देंगे कि PS बराबर PQ, बात खत्म, बन चुका है समचतुर्भुज। ये काम करते हैं, तो एक बार ध्यान देना। तो भाई यहां पर लिखेंगे त्रिभुज APS तथा BPQ में, तो ये बात लिखेंगे त्रिभुज APS तथा त्रिभुज BPQ में। अब तो ये जो सर्वांगसम करने का खेल है आपके बाएं हाथ का खेल हो चुका होगा, बहुत अच्छे से सर्वांगसम करना आपको आ चुका होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि ABCD क्या है, एक आयत है, ABCD एक आयत है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो AS होगा वो BQ के बराबर होगा। सर नहीं बोल सकते हो, गलत बात बता रहे हो, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ। मुझे लिखना चाहिए कि ये भाई आमने सामने की भुजा AD बराबर होगा BC के, लेकिन मैं बात त्रिभुज की कर रहा हूं तो मैंने लिख दिया AS बराबर होगा BQ के। इसका कारण यहां पर समझाएंगे, क्योंकि AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के,
तो हाफ ऑफ एडी, मतलब एडी और बीसी को दोनों को अगर आधा कर दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडी को भी आधा कर सकते हैं, बीसी को भी आधा कर सकते हैं। आधे एडी को लिख दिया एएस और आधे बीसी को लिख दिया बीक्यू। फाइनली हमारा एक पॉइंट आ चुका है कि इस वाले त्रिभुज का एएस उस वाले त्रिभुज के बीक्यू के बराबर है। भाई ये मध्य बिंदु थे ना, तो जब ये पूरा पूरे के बराबर तो इसका आधा आधे के बराबर हो जाएगा। खत्म सी बात, छोटी सी बात, ठीक है। दूसरी बात कि सर ये आयत है तो ये भी 90 अंश का कोण, बिल्कुल सही बात है। ये भी 90 अंश का कोण, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। और तीसरी बात क्या लिख दें भाई? तीसरी बात बड़ा ही आसान, ये आयत है और ये भुजा ए बी है, P इसका मध्य बिंदु है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर AP बराबर BP, AP बराबर BP, है ना, AP बराबर BP, क्योंकि P जो है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात? तीन के तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास। किसका किसका यूज किया है? इस वाली भुजा का, इस वाली भुजा का, बीच के कोण का। SAS भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो गए? दोनों के दोनों सर्वांगसम हो चुके हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज SAP, त्रिभुज SAP सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज QBP के, QBP के, है ना। कौन से नियम से? कौन सी सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार? SAS सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। ये बात क्लियर है कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं भाई कि PS जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा, PS जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा। मतलब इनकी आसन्न भुजाओं को, संलग्न भुजाओं को आपने आपस में क्या कर दिया? बराबर कर दिया है। इन दोनों भुजाओं को आपने बराबर कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, क्योंकि पहले क्या था? PQRS पहले क्या था? PQRS एक समांतर चतुर्भुज था पहले, एक समांतर चतुर्भुज पहले था, समांतर चतुर्भुज है जिसमें इनकी संलग्न भुजाएं, जिसमें इनकी संलग्न भुजाएं कौन कौन सी? PQ बराबर PS हो चुका है, PQ बराबर PS है। तो समझ रहे हो बात? खेल समझ रहे हो? खेल क्या था? पहले इसको समांतर चतुर्भुज कर दिया, किसी भी दो संलग्न भुजाओं को आपस में बराबर कर दिया, बात हो गई खत्म। बात वहीं खत्म कि भाई जब किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उस चतुर्भुज का नाम हो जाता है, उस समांतर चतुर्भुज का नाम बदल के क्या हो जाता है? समचतुर्भुज हो जाता है। आपने इसमें ऐसा ही किया है। अतः क्या हो जाएगा? अतः भाई PQRS एक समचतुर्भुज हो जाएगा, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। बात हो गई क्लियर? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। ABCD एक समलंब है, ABCD आपको एक समलंब, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। ये क्वेश्चन आसान है। उदाहरण संख्या कौन सा? 8 नहीं 7, उदाहरण संख्या 7 का भाई है ये, ठीक है। क्या है? ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है CD के, AB ये वाली भुजा CD के पैरेलल है, साथ ही BD एक विकर्ण है, BD एक विकर्ण बना दिया, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दिया है। E जो है क्या है? इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अपने काम की चीज तो यही है, मध्य बिंदु ही तो ढूंढ रहे हैं। मध्य बिंदु दे दिया और क्या दिया है? E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, AB के समांतर एक रेखा E से होकर ये वाली खींची गई है। यहाँ विकर्ण जहां इसको EF को काट रहा है उस बिंदु का नाम मैंने लिख दिया O। आगे क्या है? अच्छा, BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है F भुजा BC का मध्य बिंदु है। कॉन्सेप्ट बता दो पहले, आ जाओ। यहां देखो, ये दोनों आपस में समांतर, AB और CD आपस में समांतर। फिर आपको दिया है कि ये जो EF खींची गई है ना, ये AB के समांतर है। मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में क्या है? समांतर हैं। अब जब ये तीनों आपस में समांतर हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट होगा EO वो AB के समांतर होगा? बिल्कुल सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब ये इसके समांतर होगा, ये इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा? O इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। फिर घुस जाएंगे इस वाले में, इस वाले त्रिभुज में। अब इस वाले त्रिभुज में O इसका मध्य बिंदु पहले ही हमने प्रूव कर दिया। फिर हमने दिखा दिया कि ये वाली भुजा जो है OF वो इसके समांतर है।
तो इस त्रिभुज में O इसका मध्य बिंदु है, ये इसके समांतर, तो FBC का मध्य बिंदु हो जाएगा, बात खत्म। ये खेल कैसे खेलना है, कैसे लिखना है, एक बार लिख के समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABD की, त्रिभुज ABD में सबसे पहले, इससे भी पहले एक बात लिख लेंगे कि यहाँ दिया है AB समांतर है CD के, AB समांतर है DC के, ये दिया है आपको, और ये भी दिया है कि EF जो है वो समांतर है किसके, AB के। तो AB DC के भी समांतर, AB EF के भी समांतर, तो मैं ये बोल सकता हूं AB EF के समांतर था ना, यहाँ पढ़ो एक बार, E से होकर AB के समांतर, हाँ E से जो रेखा जा रही है वो AB के समांतर, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों आपस में समांतर, ये EF जो है AB के समांतर, तो ये EF जो है CD के भी समांतर हो जाएगा। तो इन दोनों बातों से एक बात मैं लिख सकता हूं कि ये जो अपना भाई EF है ना, ये जो अपना EF है ना, EF ये EF जो है वो समांतर किसके हो जाएगा, CD के सॉरी, एक बार समझेंगे, यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, तो ये EF इसके समांतर हो जाएगा CD के। मतलब कहने का मतलब एक ही है, तीनों के समांतर हो जाएंगे, तीनों आपस में एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। अब खेल शुरू होगा ABD में, त्रिभुज ABD में खेल क्या है, ABD में खेल ये है कि E रेखा AD का मध्य बिंदु है, E भुजा AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है ना, आपको दिख भी रहा होगा मध्य बिंदु है, लिखा भी है क्वेश्चन में मध्य बिंदु है, ठीक है। E इसका मध्य बिंदु है, और ये पूरा का पूरा EF जो है AB के समांतर था, तो इसका पार्ट जो EO है, EO जो है वो समांतर किसके हो जाएगा, AB के। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, क्या हो जाएगा, विलोम के अनुसार। तो आप यहां पर लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार कि भाई जब ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसके समांतर है, तो OBD का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या लिखेंगे, O, यहां पर हम लिख सकते हैं OBD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है। ये खेल, पहला वाला खेल समाप्त हो चुका है। जो खेल इधर खेला है इस वाले त्रिभुज में, BD मध्य बिंदु है, जो खेल आपने ABD त्रिभुज में खेला है, सेम टू सेम वही खेल आपको BCD त्रिभुज में खेलना है। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में यही बात हो गई पहली कि OBD का मध्य बिंदु है। पहली बात तो यही हो गई कि O जो है वो BD भुजा का मध्य बिंदु है। दूसरी बात कि ये जो OF है वो CD के समांतर है, OF जो है वो CD के समांतर है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, अतः ये जो है अपना प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार आप क्या बोल सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय के, अतः यहां पर लिख देंगे क्या, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, कौन सी बात, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार ये हो जाएगा कि F जो है वो BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्लियर है बातें, फिर से देखें, O BD का मध्य बिंदु था, ये इसके पैरेलल था, समांतर था, तो F जो है वो BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार लिखेंगे F बिंदु F BC का मध्य बिंदु है। क्या यही प्रूव करना था या कुछ और, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आपको यही सिद्ध करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ये किसका भाई है, इसी के साथ साथ जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार आप उदाहरण संख्या 7 की भी प्रैक्टिस करेंगे। नई वाली NCERT बुक के अनुसार है ये, है ना, कहीं आप पुराने में ढूंढने लगे और भाई नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बचता जिसमें आता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइसेक्ट वाला, 3 बराबर भागों में बांटना है, यही सिद्ध करना है आपको इसमें कि DP जो है वो PQ के बराबर है और PQ जो है QB के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। यहां पर आपको दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहां पर E जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है, F जो है भुजा CD का मध्य बिंदु है। तो आपको सिद्ध ये करना है इसमें कि DP बराबर PQ बराबर QB हो जाएगा। क्लियर है क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। याद रखना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा तो एक बात मैं लिख सकता हूं कि नहीं, ध्यान देना यहाँ पे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर और आसान भी है, चतुर्भुज है। तो जब ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं भाई कि आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं
वो समांतर भी होती हैं और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर भी होती हैं। जब समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। ये बात ठीक है। अब जब ए बी समांतर सी डी के है तो ए बी का छोटा सा टुकड़ा जो है ए ई, वो इसके छोटे से टुकड़े सी एफ के भी समांतर होगा। तो ये बात भी लिख लो कि भाई जब ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ए ई जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, सी एफ के। और यहां देखो ए बी बराबर सी डी, तो दोनों तरफ आधा भी तो कर सकते हैं, दोनों तरफ आधा कर दिया। और आधा करने का मकसद क्या था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आधे ए बी को मैंने ए ई लिख दिया। क्यों, ई मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो जब ए बी का आधा करेंगे क्या मिल जाएगा, ए ई। तो आधे ए बी को मैं ए ई लिख दिया। और इसी प्रकार से यहां पर आधे सी डी को मैं क्या लिख दूंगा, सी एफ लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, सी एफ लिख दूंगा। दो बातें देखना, किसी भी चतुर्भुज में अगर यह सिद्ध कर दिया आपने कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो ये चतुर्भुज ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाना है, समांतर चतुर्भुज में। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है ए ई एफ, ए ई सी एफ, ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है जो रेड कलर से मैंने बना दिया ए ई सी एफ, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे अतः 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 क्या, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हो जाएगा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बातें। इसको समांतर कर दिया, पहला स्टेप यही था कि इसको जो बर्फी सा दिख रहा है, काजू कतली बर्फी खाते हो ना, वही है, तो उसके जैसा जो दिख रहा है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पहला स्टेप आपका यही था। आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि जब ये वाला क्वेश्चन आएगा पहला काम यही करना है। आगे आगे क्या, आगे कुछ नहीं है दोस्त, बहुत ही आसान हो गया। अब जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी ये भुजा तो समांतर है ही, ये भुजाएं भी आपस में क्या हो चुकी हैं, समांतर हो चुकी हैं। कौन कौन सी, ए एफ और ई सी, है ना। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो मैं लिख सकता हूं कि जो ए एफ भुजा है वो सी ई भुजा के समांतर होगा। देखो ध्यान से, ये रहा ए एफ, ये रहा सी ई, ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये दोनों भुजाएं, अब बस आपको एक बात याद रखनी है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर मैंने सिद्ध कर दिया। इसके बाद एक त्रिभुज को उठाना जरा, कौन से त्रिभुज को, कौन से कलर से, इस कलर से इस त्रिभुज को उठा लो, इस त्रिभुज को उठा लो भाई, अच्छे से बन जा। हाँ, इस त्रिभुज को उठा लो, उठा लिया। भारी तो नहीं है, भारी नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो त्रिभुज भारी नहीं लगेगा। कौन सा त्रिभुज, पी ए बी। और पी ए बी में आपने देखा कि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे के समांतर है, तो इसका ये छोटा सा टुकड़ा इस छोटे से टुकड़े के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। कौन सा, AP समांतर EQ। क्या, AP समांतर, पहले लिखो तो ये त्रिभुज ABP में क्या हो जाएगा, AP, पहले ये लिख लो क्यों हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AF समांतर CE हमने पहले ही प्रूव कर दिया अभी कि AF जो है CE, ये पूरा का पूरा AF पूरे के पूरे CE के समांतर है। इसका छोटा सा टुकड़ा AP, इसलिए इसका छोटा सा टुकड़ा AP CE के छोटे से टुकड़े QE के समांतर हो जाएगा। क्लियर बात। और जब ये समांतर है, ये समांतर है और भैया E इसका मध्य बिंदु बना हुआ बैठा है, मध्य बिंदु बना हुआ बैठा है, तो ऑटोमेटिक जब ये इसके समांतर और ये इसका मध्य बिंदु, तो ऑटोमेटिक मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय नहीं, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार Q को क्या बनना पड़ेगा, इसका मध्य बिंदु बनना पड़ेगा। क्लियर है बातें। ठीक है, एक बार मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम बता देता हूं, ध्यान देना। यहाँ पे कोई त्रिभुज है, अगर एक भुजा के समांतर एक भुजा खींच दी गई जिसका ये मध्य बिंदु है, तो ऑटोमेटिक ये भी क्या बन जाता है, मध्य बिंदु बन जाता है, जो यहां पे हो रहा है। ई AB का मध्य बिंदु है, E AB का मध्य बिंदु है, अतः क्या, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार
विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि Q जो है वो PB का मध्य बिंदु हो जाएगा, Q PB का मध्य बिंदु है। तो फाइनली हमने सिद्ध ये कर दिया कि Q जो है PB का मध्य बिंदु है, मतलब ये छोटा सा टुकड़ा जो है PQ, ये छोटे से टुकड़े QB के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः PQ बराबर QB और इसको बक्से में बंद कर दो, PQ बराबर QB को। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक एकदम जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। जो खेल यहां खेला वही खेल जरा इस त्रिभुज में भी खेल के दिखा दो मुझे। कौन से? DCQ में, DCQ में। अब DCQ में खेल ये है, DCQ में खेल क्या है? त्रिभुज DCQ में जब ये पूरे के समांतर एक दूसरे के समांतर पूरा है तो इसका छोटा सा टुकड़ा इसके छोटे से टुकड़े के समांतर होगा। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है कि F मध्य बिंदु है तो ऑटोमेटिक P क्या हो जाएगा? इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। यही काम कर लेते हैं। तो लिखेंगे जगह बनानी पड़ेगी क्या? नहीं, यहां पर लिख देता हूं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। समझना, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा। त्रिभुज क्या लिखेंगे दोस्त? लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? DCQ में, DCQ में। अब ये छोटा सा टुकड़ा PF जो है वो CQ के पैरेलल है, PF जो है वो पैरेलल है, समांतर है CQ के, है ना। और F जो है CD का, F जो है वो CD का मध्य बिंदु है, ये लिख देंगे F CD का। ये तो एक बात थी, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अगली लाइन में लिख देता हूं मैं। F CD का मध्य बिंदु है, F CD का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। अतः ध्यान देना क्या क्या बोल दिया मैंने। ये इसके समांतर है, FCD का मध्य बिंदु है, तो ऑटोमेटिक मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार P जो है वो DQ का क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः मध्य बिंदु प्रमेय विलोम के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा? P किसका? DQ का मध्य बिंदु हो जाएगा, P DQ का मध्य बिंदु है। ठीक है। अब जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ये वाला पार्ट जो DP है वो PQ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि P बिल्कुल बीच में है। तो लिखेंगे DP बराबर PQ, DP बराबर PQ। ये इस बक्से को देखो, इस बक्से को देखो, PQ QB के भी बराबर है, PQ DP के भी बराबर है। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये बात सबसे लास्ट में लिख देंगे ऊपर कि DP बराबर हो गया PQ के बराबर हो गया QB के। मतलब ये जो विकर्ण है, ये जो यहां पर सिद्ध करना था कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो देखो तीन बराबर बराबर भागों में ये दोनों रेखाखंड इस विकर्ण BD को काट दिए। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे पहले। तो यहां पर दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई। रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। आओ इसको समझ लेते हैं पहले बना के। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे भाई। सबसे पहले क्या? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या है? ABC। और कहां पर समकोण है ये? तो ये है कोण C पर समकोण है। C यहां पर लिख दिया, A यहां पर लिख दिया और B यहां पर लिख दिया। आगे की बात क्या है? कर्ण AB, ये जो कर्ण है AB के मध्य बिंदु M, यहां पर दिया है कि कर्ण का मध्य बिंदु क्या है? M है। M से होकर BC के समांतर, M से होकर इस BC के समांतर एक रेखा खींची जा रही है, ऐसे कुछ। ठीक है, जो AC को D पर काट रही है। तो ये फिगर बनाना भी एक कला है अपने आप में। ये फिगर बनाना आपको आना चाहिए कि कैसे इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है कि कैसे मैंने फिगर को बना दिया? जैसा लिखा था वैसे ही कर दिया। यहां पर आपको ये तीन बातें सिद्ध करनी। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और ये इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कहता है कि ये भी इसका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में फर्स्ट पार्ट में क्या है? त्रिभुज ABC में
क्या हो रहा है एबीसी में, ध्यान देंगे यहाँ पे एबीसी में हो ये रहा है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और कौन किसके समांतर है, तो डीएम समांतर है बीसी के, डीएम समांतर है बीसी के। तो हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या बोल सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के अनुसार, विलोम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि भाई जो डी होगा वो एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा, डी एसी का मध्य बिंदु है। तो ये अपना पार्ट 1 जो है ये प्रूव हो चुका है, मध्य बिंदु है। ये जो पार्ट 1 में बोल रहा था वो तो मैंने सिद्ध कर दिया। क्लियर है बातें कि कौन सा थ्योरम, कौन सा प्रमेय यहां पर लग रहा है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम वाला प्रमेय यहां पर लग रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एमडी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर। ये जो एमडी है ये भुजा एसी पर लंब है, यहां पर आपको 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, हमें पहले से ही पता है कि भाई सी पर समकोण है, सी पर क्या है, समकोण है। ये हमें दिया हुआ है कि कोण सी जो है वो समकोण है। हमें ये दिखाना है कि ये जो एमडी है ये भुजा एसी के ऊपर लंब है, मतलब यहां भी समकोण बन रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो ये बात लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, सेकंड वाले पार्ट में लिखेंगे सबसे पहले कि डीएम समांतर है बीसी के, डीएम इज पैरेलल टू बीसी। और क्या हो रहा है यहाँ पर, और कोई कहानी है क्या, हाँ ये इसके समांतर है और इसको मैंने एक तिर्यक रेखा बना दिया। ध्यान देना, ये फोटो मैं नीचे बना दूं अगर आपको सिखाने के लिए। तो ये दोनों समांतर थी, ये दोनों समांतर थी और इसको मैंने एक तिर्यक रेखा बना दिया है, इसको मैंने एक तिर्यक रेखा बना दिया। ऐसा कुछ फिगर है ऊपर, वहां पर एक त्रिभुज दिख रहा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जो जरूरी पार्ट था मैंने नीचे बना दिया। आपको ये पता है कि भाई ये 90 अंश का है तो इसका संगत कोण ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 अंश का। मतलब इसका संगत कोण ये वाला जो है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ACB बराबर AC। अच्छा ये वाला लाइन पूरा करना है। AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो यहां पर हम बात तो कर सकते हैं एंगल ACB, मतलब ये वाला जो कोण है वो एंगल ADM के बराबर हो जाएगा। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADM। क्यों, संगत कोण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। क्लियर है यहां तक की बात, कोई डाउट है क्या यहां तक, बिल्कुल बढ़िया। अब एंगल ACB की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, इसका मान 90 डिग्री के बराबर है, आपको पहले से पता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। एंगल ADM भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जब आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये 90 डिग्री के बराबर है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये वाली रेखा जो है इस पर परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD जो है लंब है किसके ऊपर, AC के ऊपर। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। एक बार पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हम इसके थर्ड पार्ट की, बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। तो ये मैं हटा देता हूं एक बार, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे वाले पार्ट में, अच्छा नहीं हटाऊंगा ना, हटा दूंगा तो मुझे फिगर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ बस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ये हटा देता हूँ, ये आपने ऑलरेडी कर लिया है। ये वाला पार्ट आपने ऑलरेडी कर लिया है, समझ में भी आ गया है। अब इसके हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे होंगे जिसमें आपको कुछ बातें सिद्ध करनी है। एक बार बातों को पढ़ेंगे कि क्या सिद्ध करना है थर्ड पार्ट में। यहाँ पर सिद्ध करना है CM जो है, CM, ये CM कहाँ गया, अच्छा CM बनाना पड़ेगा, CM बना नहीं है, वो वाला CM नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर वाला CM नहीं, इस CM की बात कर रहा है, इस CM की। ये CM, ये जो CM रेखा है ये MA के बराबर है, ये इसके बराबर है, कुछ ऐसा आपको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है, दिया नहीं है। और आपको ये भी सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होंगे हाफ ऑफ AB के। क्लियर है। सबसे पहली बात तो ये सिद्ध करना है आपको कि जो ग्रीन कलर से आपको रेखाएं दिख रही हैं CM और AM, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये सिद्ध कर लेंगे तो ये वाला पार्ट तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पहले इन दोनों को सिद्ध करो। अब इन दोनों को सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, आपस में सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADM तथा
CDM में, थर्ड पार्ट में क्या, त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM में क्या हो रहा है, क्या कहानी चल रही इन दोनों में, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि DM बराबर DM दोनों में आ रहा है भाई, ये DM जो भुजा है वह दोनों में आ रही है, तो DM बराबर DM उभयनिष्ठ भुजा। पहली बात तो लिख दिया, दूसरी बात बताओ, उभयनिष्ठ भुजा। अब ये परपेंडिकुलर है तो इधर 90 तो इधर भी तो 90 ही बनेगा, तो जब दोनों कोण 90 अंश के हैं तो देखेंगे एंगल ADM बराबर एंगल CDM, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट एंगल ADM बराबर एंगल CDM 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। ठीक है, 2 पॉइंट तो हो गए, मतलब 2 पॉइंट तो अपने पास आ गए। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट मुझे भी तो नहीं दिख रहा, कैसे ढूंढे भाई? आपको नहीं पता है क्या कि D मध्य बिंदु है? पता है, कैसे पता सर? पहले वाले पार्ट में यही तो सिद्ध किया था कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, और जब D मध्य बिंदु होगा तो ये वाली भुजा AD जो है वो CD के बराबर हो जाएगी, क्योंकि D बिल्कुल बीच में बैठा है तो ये इसके बराबर हो जाएगी, तो लिखेंगे AD बराबर CD। तीसरा पॉइंट क्या, AD बराबर CD। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्लियर है यहाँ तक? तीनों बातों में कोई दिक्कत है क्या? तो ये 3 बातें हमने सिद्ध तो कर दिया। जरा बताना मुझे कि कौन सी सर्वांग समता कसौटी लग रही है इसमें। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि एक भुजा लिया, एक कोण लिया और एक भुजा, तो भुजा कोण भुजा SAS, तो लिखेंगे त्रिभुज ADM सर्वांगसम है त्रिभुज CDM के कौन सी सर्वांग समता नियम के अनुसार? तो ये है SAS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार। क्लियर है बातें? जैसे ही आपने सर्वांगसम किया आपका काम खत्म हो चुका है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बाई CPCT भाई CM बराबर AM हो जाएगा। मैं दिखा दूं यहाँ पर CM पहले और लास्ट में CM, पहले और लास्ट में AM, तो लिखेंगे AM बराबर CM बाई CPCT, और इसको समीकरण बना दो इसको, क्योंकि यहाँ पर 3 बातें सिद्ध करनी है ना, तो समीकरण तो बनाना पड़ेगा। ये दोनों बातें हमने सिद्ध कर दिया, CM और AM को बराबर कर दिया। बात आती है हाफ AB की। हमें क्वेश्चन में ही दिया है, कहां पर नहीं दिया है क्या? ये पता है ना कि M जो है इसका मध्य बिंदु होगा। M के बारे में कहीं लिखा है? हाँ, मध्य बिंदु है M, मध्य बिंदु है M किसका? AB का। तो भाई AB का जब मध्य बिंदु M होगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं AM बराबर BM, तो लिखेंगे M बिंदु M AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, अतः हम लिख सकते हैं क्या? मध्य बिंदु है, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि AM बराबर, AM जो है वो AB का आधा होगा। समझना, इस बात को समझना। मैं बोल रहा हूं कि ये जो AM है ये पूरे AB का आधा होगा, क्योंकि M जो बिंदु M है वो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, तो ये AM पूरे का कितना? आधा, तो वही लिख दिया AM पूरे का कितना? आधा। ये बना दिया समीकरण 2। जरा 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये AM CM के बराबर है, AM हाफ ऑफ AB के बराबर है, यहाँ भी AM यहाँ भी AM, मतलब ये तीनों की तीनों बातें आपस में बराबर हो गई, CM AM और हाफ ऑफ AB। AM यहाँ भी आ रहा है, चलो मैं समझा देता हूँ कैसे लिखोगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बातें हो रही हैं? समीकरण 1 तथा 2 से इसको समझेंगे ध्यान से। एक बार ध्यान से देखो अगर यहाँ पर, तो पहले तो यही लिख लो AM बराबर CM बराबर, अब AM बराबर हाफ ऑफ AB भी है तो AM बराबर हाफ ऑफ AB भी हो जाएगा। तो फाइनली हमारा तीनों का तीनों पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है। ऐसा एक क्वेश्चन आपने त्रिभुज में भी देखा था, लेकिन वहां नियम कुछ अलग था, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से खेलेंगे। यहां पर मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार इंपॉर्टेंट तो भाई सारे हैं, त्रिभुज चैप्टर ले लो या चतुर्भुज चैप्टर ले लो, इंपॉर्टेंट तो आपके सारे ही क्वेश्चन हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 और 6 बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो,
तो ये हमारी प्रश्नावली 8.2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाक से लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने प्यारे कमेंट्स जरूर करेंगे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चैनल के बारे में। उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। इसके साथ ही ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको दिख रहे हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इसके लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह की कुछ भी जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की। जबरदस्त मेहनत करेंगे और अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लेकर आएंगे। बेहतरीन स्कोर लाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक लास्ट काम जरूर करना है, क्या हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।